हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स को इस चैनल पर डाल रखा है। उन दोनों पार्ट्स को आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे उन वीडियोस को देख भी सको। हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो उन वीडियोस और सरप्राइजेस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से फैमिली का पार्ट बनना होगा। तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से फॉलो कर लेना। और वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके पढ़ाई से रिलेटेड डालते रहते हैं, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है लैंड रिसोर्सेस। इस लेक्चर का मेन टॉपिक हमारा लैंड रिसोर्सेस है और इसके बाद जितनी भी टॉपिक्स है वो इस लैंड रिसोर्सेस की सब टॉपिक्स है। तो चलिए देखते हैं कि लैंड रिसोर्सेस के अंदर में हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग रिलीफ फीचर्स को जानेंगे। उसके बाद है लैंड यूटिलाइजेशन। इंडिया में जो लैंड रिसोर्स प्रेजेंट है या फिर सिंपली कहें लैंड प्रेजेंट है, उसका यूटिलाइजेशन किस किस तरह से किया जाता है वो हम लैंड यूटिलाइजेशन में समझेंगे। तो इतने ही टॉपिक्स को आज हम लोग डील करेंगे, बाकी के टॉपिक्स आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा, तो उन लेक्चर्स को भी जरूर से देख लेना। तो हमारा टॉपिक आता है लैंड रिसोर्सेस। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड जो है वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो लैंड हमारा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है वो ऑलरेडी आपको पता ही है, क्योंकि लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड पे ही होती हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लैंड पे ही होते हैं। इन कारणों की वजह से लैंड हमारा एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। However, लैंड इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स। तो इतनी सारी चीज़ें लैंड हमें प्रोवाइड तो करवाता है, बट जो हमारा लैंड है वो एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी कि हमारे पास अनलिमिटेड लैंड प्रेजेंट नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो क्या है, उसका एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड साइज है। तो जो हमारा लैंड है वो भी फाइनाइट है, फिक्स्ड है। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड विथ केयरफुल प्लानिंग। अब क्योंकि लैंड रिसोर्सेस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसे केयरफुल प्लानिंग के साथ सही तरीके से यूज़ करें। इंडियन लैंड कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। तो इंडियन लैंड में यानी कि इंडिया के लैंड में हमें अलग अलग रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग रिलीफ फीचर्स से मिलकर बना हुआ है हमारा इंडियन लैंड। माउंटेन्स, हमारे इंडिया का जो लैंड है उसका 30% एरिया माउंटेन्स से कवर्ड है। उसके बाद आता है प्लेट्यूज जो कि 27% है, यानी कि हमारे लैंड का जितना भी एरिया है उसका 27% प्लेट्यूज के फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद आता है प्लेन्स। हमारे इंडियन लैंड का 43% एरिया प्लेन्स के रूप में प्रेजेंट है। और फाइनली आता है आइलैंड। तो बहुत सारे आइलैंड्स भी हमारी कंट्री के पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर में ग्राफ भी दिख रहा होगा, उस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो कि हमारा जो इंडियन लैंड है उसमें
किन किन रिलीफ फीचर्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। 30% माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यूज है और 43% प्लेन्स है। अब आप पूछोगे कि 30, 27 और 43 मिलाकर तो 100% हो ही जा रहा है, तो फिर ये आइलैंड्स कहाँ से आ रहे हैं? तो जो हमारा मेन लैंड है उसमें हमारा माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स का ये परसेंटेज है। तो मेन लैंड के 100% में से इतना हो गया। तो मेन लैंड जो है हमारा उसका 100% आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा होगा। बट जो आइलैंड्स है वो हमारे मेनलैंड के पार्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से आइलैंड इस परसेंटेज में इंक्लूडेड नहीं है। तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। अब हम लोग अलग अलग रिलीफ फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है माउंटेन्स। अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि 30% जो हमारा मेनलैंड का पार्ट है वो माउंटेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इट इंश्योर्स द पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। और माउंटेन की वजह से ही जो हमारे रिवर का फ्लो है वो मेंटेन्ड रहता है, क्योंकि आपको पता है ना रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं? माउंटेन से। तो इन माउंटेन्स के वजह से ही हमारे जितने भी रिवर्स है उनमें से ज़्यादातर में पूरे साल जो पानी का फ्लो है वो बना रहता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो माउंटेन्स हमारा टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो माउंटेन्स जो है उनका इस्तेमाल टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। अगला आता है हमारा प्लेन्स। अबाउट 43% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स। इंडिया का जो मेन लैंड है उसका 43% प्लेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो प्लेन्स पे मेनली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट प्लेस फॉर ह्यूमन टू लिव। प्लेन्स ही एक ऐसे प्लेस है जो कि बेस्ट सूटेड होता है ह्यूमंस को रहने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड्स बनाए जा सकते हैं आसानी से, यहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता है, यहाँ इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं। तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है प्लेन्स पे, इसलिए ज़्यादातर ह्यूमंस हमें प्लेन्स पे ही रहते नजर आते हैं। थर्ड आता है प्लेट्यूज। अबाउट 27% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्यूज। इंडिया का जो मेन लैंड है उसका 27% प्लेट्यूज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forests। तो प्लेट्यूज में मेनली हमें रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स मिलती है, यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं उनके रिजर्व्स हमें प्लेट्यूज में मिलते हैं। रिजर्व्स जहां से मिनरल्स को निकाला जाता है, तो प्लेट्यूज से ही हमारा जितना भी मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट होता है। तो प्लेट्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और साथ ही यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं और फॉरेस्ट वगैरह भी प्लेट्यूज में देखने को मिलती है। तो अब आता है हमारे आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है। अब क्यों लगता है? क्योंकि बुक में आपके कुछ इसी तरीके से दिया ही हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली लैंड यूटिलाइजेशन में हमें बताया ये गया है कि जो हमारा लैंड रिसोर्स है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है या फिर किस फॉर्म में वो यूटिलाइज हो रहा है हमारे कंट्री में। तो इसमें हम लोग लैंड किस किस फॉर्म में, किस किस सेक्शन में, ठीक है, और किस किस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं हमारे कंट्री में, उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो देखने में आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट समझ आपको ज़रूर से आ जाएगा और आपको इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो हमारे पास जो लैंड रिसोर्सेज है उनको इन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें पहला है फॉरेस्ट। तो हमारे पास जो लैंड रिसोर्स है उसका सबसे पहला यूज कहाँ हो रहा है? तो वो लैंड एज अ फॉरेस्ट यूज हो रहा है। आप ही समझो कि जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है? लैंड पे है। तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन लैंड का फॉरेस्ट के फॉर्म में हो रहा है। सेकेंड आता है
लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो इसमें ऐसे लैंड आते हैं जो कि कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब वो कल्टीवेशन के लिए यूज क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके रीजंस है कुछ। वो है बैरन एंड वेस्ट लैंड। तो कुछ लैंड ऐसे हैं जो कि काफी सालों से बैरन पड़े हुए हैं, काफी सालों से वेस्ट पड़े हुए हैं, तो उन सब पे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, जिस वजह से वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंडर में आते हैं और इस तरह से उनका यूज होता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब ऐसे लैंड जिस पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिस पे रोड्स बने हुए हैं, जिन पे फैक्ट्रीज बनी हुई है या फिर जिन पे हम रहते हैं, वो लैंड कभी भी एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किए जा सकते हैं, कभी भी कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो इन दो कारणों की वजह से हमारे पास लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन भी प्रेजेंट है। थर्ड आता है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो देखो, पहला तो जो हमने पढ़ा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें ऐसे लैंड आ रहे थे जो लैंड तो है बट उन पे कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता है, जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड। ये लैंड तो है बट इन पे कल्टीवेशन कभी भी नहीं हो सकता है। और फिर ऐसे लैंड जिसपे बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज वगैरह बनी हुई है, वो भी लैंड है बट उन पे भी कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे लैंड भी है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज हो सकते हैं बट फिर भी उनका यूज कल्टीवेशन के लिए नहीं हो रहा है। तो वैसे लैंड को अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स के अंडर में डाला गया है। इसमें क्या क्या आता है? परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो जितने भी लैंड है जो कि पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड के फॉर्म में डेवलप हो गए हैं, जहां पे जानवर ग्रेजिंग करते हैं जाकर, ठीक है, ऐसे लैंड्स पे कल्टीवेशन हो सकती है बट वहां हो नहीं रही है। ठीक है, तो उसको हमने अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में डाल दिया है। सेकंड इसी में आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। अब देखो, बहुत सारे ऐसे लैंड होते हैं जिनको कि बहुत सालों से खाली छोड़ दिया जाता है, तो उन पे क्या होता है, अलग अलग तरीके का ट्रीज जो है वो अपने आप ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे लैंड को भी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ही डाला गया है। ऐसे लैंड भी कल्टीवेशन के लिए यूज हो सकते हैं बट इनका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि हमारे कंट्री में लैंड यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट के फॉर्म में हो रहा है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के फॉर्म में हो रहा है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के फॉर्म में हो रहा है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ही हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी आता है। अब ये कैसे लैंड होते हैं? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ऐसे लैंड जिनको कि 5 सालों से यूज नहीं किया गया है एग्रीकल्चर के पर्पज से, ऐसे लैंड जिनको कि अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है 5 सालों से भी ज्यादा समय से, उनको हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड कंसिडर करते हैं। फोर्थ आता है फैलो लैंड। तो कुछ लैंड हमारे पास फैलो लैंड के फॉर्म में भी यूटिलाइज होते हैं। अब फैलो लैंड क्या होता है? फैलो के अंदर में आता है करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो 1 या 1 साल से कम समय से जिस लैंड को बिना कल्टीवेशन के ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उनको हम लोग करंट फैलो कंसिडर करते हैं। सेकेंड इसमें आता है अदर देन करंट फैलो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो 1 या 1 से कम है तो वो करंट फैलो में आ जाएगा। और 1 से लेकर 5 ईयर्स तक ऐसे लैंड जिनको कि अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, जिसपे किसी भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं किया गया है, उसे हम लोग अदर देन करंट फैलो कंसिडर करते हैं। तो लैंड का यूटिलाइजेशन फैलो लैंड्स की तरह भी होता है, जिसके अंदर हमारा करंट फैलो आता है और अदर देन करंट फैलो आता है। फाइनली हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन नेट शोन एरिया के तरह भी होता है। अब ये क्या होता है? नेट शोन एरिया इज द टोटल एरिया शोन विथ क्रॉप्स एंड ऑर्किड्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। नेट शोन एरिया हम लोग उन एरियाज को कहते हैं जिन पे पूरे किसी एक साल क्रॉपिंग की जाती है, फसल उगाई जाती है। एरिया सोन
more than once in agricultural year plus net sown area is known as cross cropped area। तो अब बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जिन पे हम एक साल में अलग अलग तरीके के मोर देन वन क्रॉप्स ग्रो करवा लेते हैं। तो ऐसे एरियाज जिन पे एक क्रॉप ना उगा करके मोर देन वन क्रॉप्स एक साल के दौरान मोर देन वन क्रॉप्स ग्रो करवाए गए, उनको हम लोग क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में बस डिफरेंस इतना है कि एक पर्टिकुलर लैंड पर सिर्फ एक साल में अगर एक ही क्रॉप उगाया गया तो उसे हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं, बट उसी लैंड पे एक साल के दौरान एक से ज्यादा क्रॉप अगर हमने उगा लिया तो वो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। तो इतने सारे तरीकों से हमारा जो लैंड है इंडिया का वो यूटिलाइज होता है। अब इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो लोग बुक में पढ़ते हैं डायरेक्ट, तब उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है, बट यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बस आपको इसको याद रखना है और याद रखने के लिए आपको इसको लर्न करना होगा। मैंने इसके लिए ट्रिक्स बनाने की कोशिश की बट इसका कोई ट्रिक बना नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, ट्रिक्स नहीं बनाया है। इसके लिए आपको इस टॉपिक को खुद से लर्न करना पड़ेगा, बट आप कोई ऐसी ट्रिक बना सकते हो जिससे कि इस टॉपिक को लर्न करना इजी हो जाए, तो वो बना करके जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर वो ट्रिक अच्छी हुई तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि लोग उस कमेंट को देख ले और उन्हें भी ये टॉपिक लर्न हो जाए, और हो सके तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में ही उस कमेंट को किसी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक बना सकते हो इसका तो जरूर से बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। होप आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो गई होंगी। जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं वो आगे के लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा, उन लेक्चर्स को भी जरूर से देख लेना। और साथ ही में अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी से हमें काम करने की मोटिवेशन मिलती है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करो, हमें फॉलो करोगे तो आप ही को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।